राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी का सुबह बेंगलुरु में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के वरिष्ठ नेता मदन दास देवी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों की पार्टी संबद्धता का उल्लेख नहीं करने को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी नोकझोंक के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को 5 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल मणिपुर हिंसा को लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहे। मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि आज भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा देखने को मिला। हंगामे को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को संसद के मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों ने मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के दोनों सदनों में बयान देने और चर्चा की मांग जारी रखी। अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद आज कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुड़ा को राजस्थान विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोचर के पास कमेड़ा में भारी बारिश के बाद हुए जबरदस्त भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 100 मीटर हिस्सा बह गया और उस पर यातायात 2-3 दिन के लिए अब अवरुद्ध हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यमुना फिर लाल निशान के पार, हिंडन भी उफान पर। दिल्ली एनसीआर में दोबारा से गहराया बाढ़ का खौफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया। इस अवसर पर कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे उपस्थित रहे। खान मंत्रालय प्रतिवर्ष इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में प्रदान करता है। इस वर्ष 3 चरणों की कठोर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से 168 नामांकनों का मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 10 राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन किया गया, जिसमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, 8 विभिन्न क्षेत्रों के लिए और एक युवा भूवैज्ञानिक के लिए शामिल है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को बधाई दी और कहा कि अपनी प्रतिभा, निष्ठा और परिश्रम के बल पर आप सब ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित किया है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। अपनी प्रतिभा, निष्ठा और परिश्रम के बल पर आप सबने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित किया है। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। जियो साइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर आप सब ने देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी की है। इसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करती हूँ। आज के पुरस्कार विजेताओं में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़ी अन्य संस्थाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों तथा इंडस्ट्री के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस पुरस्कार योजना में समय समय पर सुनिश्चित बदलाव किए जाते रहे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 14 विशेषज्ञों को आज के पुरस्कारों की विभिन्न कैटेगरीज के लिए चुना गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 170 वर्षों से अधिक का प्रभावशाली इतिहास है। इतने लंबे समय तक निरंतर योगदान देते रहना किसी भी संस्था के लिए गर्व की बात है। नेशनल जियो साइंस
अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट द्वारा लंबे समय तक निरंतर असाधारण योगदान को मान्यता दी जाती है। ये एक प्रकार से जियो साइंटिस्ट के योगदान के साथ साथ भारत में जियो साइंस की विकास गाथा का अध्याय भी होता है। दूसरी ओर नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 35 वर्षों से कम आयु के युवा जियो साइंटिस्ट को देकर भारत में जियो साइंस के उज्जवल भविष्य को प्रोत्साहित किया जाता है। ये दोनों पुरस्कार हमारे देश में जियो साइंस के अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिबिंब है। अन्य जियो साइंस अवार्ड भी इस क्षेत्र में देश की प्रगति को दर्शाते हैं। जियो साइंस अवार्ड की सुविचार परिकल्पना के लिए मैं भारत सरकार के सभी संबंध विभाग को बधाई देती हूँ। पुरस्कार योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए मैं कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, जियो साइंस का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक्स, बाढ़ और सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन भी शामिल किया जाता है। बड़ी संस्था में लोगों की सुरक्षा में उपयोगी होने के कारण इन विषयों को पब्लिक गुड जियो साइंसेस कहा जाता है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि जियो साइंसेस के इस पक्ष में योगदान को भी आज पुरस्कृत किया गया है। ये कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता की कहानी खनिज पदार्थों पर आधारित रही है। मानव इतिहास के विभिन्न चरणों को स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज का नाम दिया गया है। धरती माता को वसुंधरा कहा जाता है। वसुनी धारयती अर्थात जो अनेक रत्नों को धारण करती है वो वसुंधरा है। 20वीं सदी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर आधारित रही है और अभी पेट्रोलियम का वर्चस्व बना हुआ है। हालांकि धीरे धीरे नॉन फॉसिल फ्यूल का उपयोग बढ़ रहा है। आजकल रेयर अर्थ्स एलिमेंट्स, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और सेमी कंडक्टिंग एलिमेंट्स जैसे खनिज पदार्थों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को दृष्टि में रखते हुए कुछ परंपरागत खनिज पदार्थों की माइनिंग पर तथा उनके परिणामों पर नई दृष्टि से विश्लेषण किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर विशेष जोर दिया गया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के अच्छे परिणाम भी सामने आया है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में हमारे वैज्ञानिक समुदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे विश्वास है कि आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी वैज्ञानिक देश के विकास में निरंतर योगदान देते रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इन पुरस्कृत वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेकर जियो साइंटिस्ट कम्युनिटी के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने के लिए कार्यरत रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला और कहा कि गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुणा ने सत्य को मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखने का काम कर रहे थे और राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई तो उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुणा विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंचे थे और उनका कहना था कि लाल डायरी में बहुत राज हैं, जिसे लेकर आज विधानसभा से राजेंद्र गुणा को बाहर कर दिया गया। वो निरंतर साहस के साथ में सत्य को लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से रखने का काम कर रहे थे और जब उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के अशोक गहलोत सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है ये विषय साहस के साथ में विधानसभा के पटल पर रखा, तब उनको जो है मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। आज श्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है? इस लाल डायरी का रहस्य क्या है? इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए
कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। और जैसा उन्होंने कहा है, आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान के मतदाता ये जानना चाहते हैं कि वो लाल डायरी क्यों आपने राजेंद्र गुढ़ा जी को भेज करके वहां से जबरन, जैसा राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहा, 500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ था। गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया, उसके इंद्राज उस डायरी में थे। आरसीए के चुनाव के लिए किसको किस तरह से कितना पैसा कब दिया गया था, उसके हिसाब किताब भी उस डायरी में थे। उसके अलावा भी इस लाल डायरी का रहस्य निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज जानना चाहती है और सरकार की बौखलाहट, घबराहट आज स्पष्ट होती है और इस बात पर मोहर लगती है कि क्यों कर राजेंद्र गुढ़ा जी की बयानबाजियों को इतने साल तक, इतने महीनों तक बर्दाश्त किया जा रहा था। आज राजस्थान की जनता के समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा निरंतर पार्टी के विरोध में, सरकार के विरोध में, मुखिया जी के विरोध में बयान दिए जाने के बावजूद भी क्यों उनको, किस डर से उनको बर्दाश्त किया जा रहा था। ये लाल डायरी का रहस्य जो है, निश्चित रूप से जिस दिन खुलेगा उस दिन राजस्थान में एक बड़ा हंगामा होने वाला है। कई लोगों के राजनीतिक वजूद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और इस डायरी को जानने की उत्सुकता आज राजस्थान के हर एक व्यक्ति के मन में। राजस्थान में ये जो कांग्रेस की भ्रष्टतम सरकार है, ये तो एक डायरी की चर्चा राजेंद्र गुढ़ा जी ने की है। अगर ठीक से जिस दिन जांच होना प्रारंभ होगी, जब पेपर लीक की डायरी निकलेगी, वो शायद नीले रंग की होगी। माइनिंग माफिया की डायरी निकलेगी, वो शायद जो है काले या पीले रंग की होगी। नौकरियों में हुए घोटालों की जब डायरी निकलेगी तो वो किसी और रंग की होगी। पता नहीं कितने रंगों की डायरियां ऐसी हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए गए हैं। उन घोटालों के हिसाब किताब जो है उन डायरियों में दफन है। उन डायरियों को खोज निकालने और उन डायरियों के बारे में जानकारी लेने की राजस्थान की जनता आज इंतजार कर रही है। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो योजनाएं बनी, उन योजनाओं के पैसे को डकार करके ऐसी लाल, पीली, काली, नीली, हरी, गुलाबी डायरियों में लिख करके किन लोगों ने कहां उपयोग किया है, किन किन स्वार्थों के लिए उपयोग किया है, कभी सरकार बचाने के लिए, उनसे आज राजस्थान के मतदाता, राजस्थान की जनता, राजस्थान के आबाल वृद्ध सभी लोग जो हैं आज जवाब मांग रहे हैं। निश्चित ही ये डायरी का जिन्न एक बार जो निकला है, ये कई दिन तक राजस्थान के राजनीतिक रणांगन में कई दिन तक इस जिन्न का नृत्य आप सबको देखने को दिखाई देगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों ने मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के दोनों सदनों में बयान देने और चर्चा की मांग जारी रखी। अपनी इस मांग को लेकर इन पार्टियों के सदस्यों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने उच्च सदन में नियम 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने और प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग की। The chairman of Rajya Sabha and also Speaker Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था, लेकिन हम उनको यही बोले भाई क्या होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है क्योंकि
267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, 1 दिन भी बहस चल सकता है। और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग करते, वी कैन वोट ऑन दैट ऑल्सो, बट दे डोंट वांट दैट। One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve with your discussion. First you tell you are representing 140 crores people. Why you are not coming in the house and telling the truth? ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए, मैंने भी छानबीन के कहा, मुझे भी मालूम है जब सेशन चलता है, नो चीफ मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर मेक ए स्टेटमेंट आउटसाइड दी पार्लियामेंट। So this is the first time he is doing it, and as per even tradition, precedents, that he should come and tell. Therefore, we are again demanding, we are going in the house, both houses, we will demand that Prime Minister come and make a statement. That is our demand. संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। आज मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी पार्टी के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित कर दी गई। इस मुद्दे पर हंगामा करने को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को संसद के मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए आज निलंबित कर दिया गया। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर पंजाब से राज्यसभा सांसद व आप नेता राघव चड्ढा ने आप नेता संजय सिंह को बर्खास्त किए जाने को लेकर मीडिया से बात की। संजय सिंह this kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house, and I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, देखिए, आज जो राज्यसभा में देखा गया वो अविश्वसनीय था। जिस प्रकार से सारे साथी गैर भाजपा राजनीतिक दलों के मणिपुर पे बहस की मांग कर रहे थे, करीब 10-12 मिनट तक अपनी ही सीट पे रहते हुए हाथ जोड़कर चेयरमैन साहब से दरख्वास्त कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि मणिपुर पर बहस कराइए और हमें बात बोलने दीजिए। लेकिन चेयरमैन साहब ने, और जब हम चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए क्योंकि उनका ध्यान ट्रेजरी बेंचेस की ओर था, हमारे एक साथी माननीय सांसद संजय सिंह जी चेयरमैन साहब के पास जाने का प्रयास करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखिए, विपक्ष की तरफ भी आपकी कुछ निगाहें आए, ताकि हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात रख सकें। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनी जाए लोकतंत्र में। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। हमारे एक महत्वपूर्ण साथी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में राज्यसभा के भीतर बहस करने की मांग पर भी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इस देश में क्या ही लोकतंत्र पर। हमने चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करी, आज तमाम राजनीतिक दलों ने पर्सनली जाकर जब हाउस एडजर्न हुआ चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ उनके सस्पेंशन को रिवोक किया जाए, और अगर नहीं रिवोक करते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आप सारे ही विपक्ष के साथियों को सस्पेंड कर देंगे, फिर तो हम सभी को सस्पेंड कर दीजिए। हमने ये सारी दलीलें उनके सामने रखी हैं कि जब आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए तो एक साथी सांसद आपके पास गए, आपसे रिक्वेस्ट करी कि कृपया कर
हमारी आवाज़ भी सुनी जाए, हमारा मणिपुर का जो मुद्दा है उस पर बहस हो। लेकिन उन्होंने सस्पेंशन करना मुझे लगता है बेहतर समझा। हमने हाथ जोड़कर विनती करी है चेयरमैन साहब से कि कृपया कर आप अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करें, इसे रिकंसिडर करें और इस सस्पेंशन को निरस्त करें, इसे रिवोक करें। मेरा फिर से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा सरकार से, सत्ता पक्ष से भी, माननीय चेयरमैन साहब से भी। चेयरमैन साहब हम सबके बहुत आदरणीय हैं कि कृपया कर इस सस्पेंशन पे पुनर्विचार करते हुए इसे निरस्त करें। सदस्यों को अपने पास बुलाएं, बातचीत के लिए बुलाएं, कोई सलाह मशवरा करना है उनसे करें, कोई राय देनी है उनको राय दीजिए। लेकिन सदन में अगर विपक्ष खड़े होकर मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा उठाता है, ऐसे राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पे किसी को सस्पेंड करना ठीक नहीं है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खजान बस्ती मायापुरी में स्थापित आरओ प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि कई इलाके ऐसे हैं जहां घनी आबादी है, वहां पानी की पाइपलाइन बिछाना संभव नहीं है, वहां पानी के टैंकर द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर घर तक साफ स्वच्छ पानी पहुंचाने की दिशा में हम वाटर एटीएम जैसा अनूठा प्रयोग कर रहे हैं। जहां जहां हमें टैंकर से पानी देना पड़ता है, वहां हम वाटर एटीएम शुरू करेंगे। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जैसे झुग्गी झोपड़ी हो गए, जहां पे बहुत ज्यादा घनी आबादी होने के कारण पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी के टैंकर से रेगुलरली पानी की सप्लाई की जाती है। ऐसे इलाकों के अंदर पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती कई कारणों की वजह से। उसके लिए अब ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नया तरीका निकाला है, जिसमें हम ट्यूबवेल लगाएंगे। केवल उन्हीं एरियाज में लगा सकते हैं जहां पे पानी का वाटर टेबल हाई होगा, लेकिन ट्यूबवेल लगाने से पानी जो निकलता है उसकी अंडरग्राउंड वाटर की दिल्ली के कई इलाकों में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे और उसको आरओ से उस पानी की सफाई करेंगे, और आरओ का पानी जो है फिर यहाँ पे हमने एक तरह से पानी के नल लगा दिए हैं, जो ये कार्ड दिए जा रहे हैं, हर परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड को इस्तेमाल करके 20,000, ये एक तरह से वाटर एटीएम है। इस कार्ड के जरिए हर परिवार 20 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से वो अपना पानी यहाँ से ले सकते हैं। तो आरओ का पानी हम जानते हैं कि अमीर लोग अपने घर में आरओ लगाते हैं। अब जो पानी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं वैसा ही पानी गरीब लोग भी पिया करेंगे, और 20 लीटर पर डे पर पर्सन का पानी बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 20 लीटर पानी पर पर्सन पर डे, साफ पानी लोगों को, जहाँ पहले टैंकर आते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, जहाँ ट्यूबवेल थे, ट्यूबवेल का पानी गंदा आया करता था, लोग गंदे पानी से परेशान थे, ऐसे सभी इलाकों के अंदर अभी हमने पायलट किया है। दिल्ली के 2-3 इलाकों के अंदर ही पायलट किया है, 4 इलाकों में, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अब पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ झुग्गी बस्तियाँ हैं या जहाँ जहाँ वाटर टैंकर रेगुलरली जाते हैं, पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती, वहाँ इस तरह के वाटर एटीएम लगा के हर परिवार, हर व्यक्ति को ऐसा कार्ड दे दिया जाएगा और कार्ड के जरिए वो पानी ले सकते हैं। अभी 4 शुरू हो चुके हैं और लगभग 500 के करीब पाइपलाइन में है। 500 के करीब पहले फेज में लगाने हैं और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को आईना दिखाया है। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल को दिल्ली के विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी मीडिया को संबोधित किया। आपको ध्यान होगा, रीजनल रैपिड रेल के लिए जब इस सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि आप हमें बताएं कि आपके विज्ञापन का खर्च कितना है। और आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप 1000 करोड़ रुपए अपना
चेहरा चमकाने के लिए तो खर्च कर सकते हैं, पर रीजनल रैपिड रेल जिससे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, दिल्ली का विकास होगा, लोगों को आराम मिलेगा, यातायात सुगम होगा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दिल्ली की सरकार को 415 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा है कि आप तुरंत 415 करोड़ रुपए जमा कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर दिल्ली की सरकार को इस तरह से निर्देश दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली की सरकार का पूरा प्रशासन जो है वो फेल हो चुका है। दिल्ली पिछले 14 दिन से लगातार बाढ़ के प्रकोप को झेल रही है। उसका एकमात्र कारण अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार है। आप 2-2 साल एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं करेंगे। आपको आपके अधिकारी बार बार याद दिलाते हैं कि यमुना की सफाई के लिए, यमुना की सुरक्षा के लिए, बाढ़ ना आए उसके लिए आपको मीटिंग करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, लेकिन आप उन अफसरों की बात को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली में ये बाढ़ आई नहीं है। दिल्ली में ये बाढ़ अरविंद केजरीवाल की अकर्मण्यता, उनका विफल प्रशासन, उनकी दिल्ली के जनता के प्रति उदासीनता, ये कारण है जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आई है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि रीजनल रैपिड रेल की क्या उपयोगिता है, इसके आते ही मेरठ तक का सफ़र 60 मिनट का हो जाएगा। अनेक शहरों से इसको जोड़ा जा रहा है। तो जो विकास के काम जिनसे दिल्ली की जनता को फ़ायदा हो सकता है, लोगों का व्यापार बढ़ सकता है, लोगों का कारोबार बढ़ सकता है, आप उस काम को नहीं करेंगे। और ये पहली बार नहीं है, प्रगति मैदान टनल के लिए भी नहीं दिया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो महिपालपुर वाला बेंच जुड़ना था उसके लिए भी पैसा नहीं दिया था। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से दुश्मनी क्या है? किराड़ी की घटना हुई, दिल्ली में बाढ़ और सुप्रीम कोर्ट की फटकार, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं लगातार जिससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल इस मुख्यमंत्री पद के रहने लायक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कल 11 बजे इस नकारा मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग को लेकर उनके कार्यालय पे हम प्रदर्शन भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल पिछले 8 सालों में विज्ञापन के ऊपर 3000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने लिए राजमहल बनाते हैं, उसके ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, दिल्ली से लेकर मेरठ तक जो रैपिड रेल परियोजना है उसके लिए 415 करोड़ रुपए उपलब्ध नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा कि प्रगति मैदान के साथ जो टनल बनाई गई है लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी, जिसमें 6 अंडरपास हैं, उसके ऊपर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च हुई है। 20% दिल्ली की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया, 212 करोड़ रुपया उनको देना था। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के चारों तरफ जो पेरिफेरल रोड बनाई गई उसके ऊपर केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपया खर्च किया। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हर दिन दिल्ली में 60,000 ट्रक्स आते हैं और इससे दिल्ली प्रदूषित होती है, और दिल्ली में जो प्रदूषण है उसमें 40% जो योगदान है वो इन ट्रक्स का है। अरविंद केजरीवाल को 3700 करोड़ रुपया देना था। आप उनसे पूछिए क्या 1 पैसा दिया? लेकिन उसके बावजूद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस महत्वपूर्ण योजना को रोका नहीं। ये जो आपकी टनल बनाई है उस योजना को रोका नहीं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।